नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पर आप सबका स्वागत करता हूं, जो कि अब डीआरएस टॉपर्स लाइव के नाम से है। हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं वो है सीटेट जुलाई 2019 सेकंड पेपर में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 स्क्वायर इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 3, y इज इक्वल टू है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 3 एंड z इज इक्वल टू है 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 5। तो आपसे पूछ रहा है देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x y एंड z इज व्हाट। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। x y z का महत्तम समापवर्तक बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स वाई जेड का आपको निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो संख्या कम होती है, सबसे कम बार होती है, वही सब में कॉमन होती है। जैसे ये 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इसका मतलब x में 2 यानी 2 3 बार है 3 टाइम्स, y में 2 टाइम्स, z में 4 टाइम्स। तो सब में कॉमन कितनी बार होगा? सिर्फ 2 टाइम्स होगा, तो वो 2 टाइम्स कॉमन हो गया। तो कॉमन वैल्यू होगी 2 टू द पावर 2। ऐसे ही 3 तो 3 टू द पावर 2, 5 5 पावर 2, 7 7 पावर 3। ठीक है, ये आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली 7 टू द पावर 3 एज इट इज लिखा हुआ है, इस नंबर को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब आप देखो, ये पूरा 2 2 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 2 3 जा 6 5 जा 30। इसी नंबर को मैं लिख सकता हूं 30 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 था, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ 52,272 is equal to p square q cube into r to the power 4, where p, q and r are prime numbers, then the value of 2p plus q minus r is what? यदि 52,272 is equal to p का वर्ग गुणे q का क्यूब गुणे r की पावर 4, जहां p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2p plus q minus r की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, देखो, इसमें कह रहा है कि ये संख्या इसके ये प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं? ये देखो, जब हम एलसीएम निकालने वाला जो प्रोसेस है उसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 दूना 4, 1 12, 1 12, 2 6 जा, फिर 2 है, 2 1 जा 2, 7 के लिए 2 3 जा 6, 1 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 है डिवाइड नहीं होगा 0, 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 16, 1 16, 2 8 जा 16। फिर आप 2 से डिवाइड करो, अब इन दोनों को डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 1 10, 2 5 जा 10, ये 6 है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करो, दिस इज 2 3 जा 6, 5 है, 2 2 जा 4, 1 13, 2 6 जा 12, 1 17, तो 1 14 होते ही 2 7 जा 14। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट ये नंबर अगला कैसे? 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 डिवाइड नहीं होगा 0, 2 6, 3 8 जा 24, 2 7, 3 9 जा 27। अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 180, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 121 इज स्क्वायर ऑफ 11, इट इज 11 11 जा एंड देन इट इज अगेन 11, तो 11 1 जा, राइट? तो ये टोटल आपके पास हो गया। अब आप देखो, ये 2 पावर 4, 3 पावर 3, 11 पावर 2, तो दिस नंबर इज कैन बी रिटन एज 11 पावर 2, 11 पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4। ये नंबर इक्वल टू इस फॉर्मेट में, इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो p, q और r की वैल्यू मिलेगी। यहां से कंपेयर करो, p की वैल्यू 11, तो p इज इक्वल टू 11, q इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 2। ये मिल गया। अब जो वैल्यू इन्होंने आपसे पूछी थी, आप उसकी वैल्यू निकाल दो। इन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q माइनस r, प्लस q माइनस r। 2p, तो p है 11, 11 का डबल कितना हो गया? 22 प्लस q मीन्स 3 माइनस r मीन्स 2, तो 22 प्लस 3 25, 25 माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू 23 एंड 23 इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। सो द ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। क्लियर? ये मैं एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूं जैसे आपको करना है। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, यहां पे पुट किया और आपका आंसर आपको मिल गया। राइट? ये क्वेश्चन है कि इफ द 7 डिजिट नंबर 134x58y is divisible by 72, then the value of 2x plus y is what? यदि 7 अंकों वाली संख्या 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है, तो 2x plus y का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं आपको वैल्यू बतानी है एक एक्सप्रेशन की, 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी।
x और y क्या है? ये एक 7 अंकों की संख्या है, 7 डिजिट नंबर है, जिसमें x यहां पर है और y लास्ट डिजिट है। ठीक, अगर आपको x और y की वैल्यू पता चल जाए तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता सकते हो। x और y की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने आपको क्या दिया हुआ डेटा? इनका डेटा है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है, मतलब 72 से ये संख्या कट जाती है। ठीक है, तो अगर ये संख्या 72 से कटती है, यानी 72 के फैक्टर से भी कटेगी। 72 के फैक्टर से 8 और 9, 8 और 9। ठीक है, अब 8 और 9 हमने क्यों लिया? हमें y का पता करना है। तो कोई भी संख्या 8 से कट जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये नंबर डिविजिबल बाय 8 होगी जब इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कटेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कंडीशन होती है। 58y को अगर मुझे 8 से काटना है, ये पूरा 8 से कट जाना चाहिए, तो 8 7 जा 56, यहां पे बच गया 2। अब अगला डिजिट आना चाहिए y। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के साथ में स्टार्ट होता हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 8 से कट जाता हो? 24, बिल्कुल सही। 8 16 24, उसके बाद आ जाता है 32। तो 24 में पहला 2 फिक्स है, सेकंड डिजिट क्या होनी चाहिए? 4। यहां पर y है, तो इसका मतलब आपको यहां से मिल गया कि y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो y की जगह पे आपने 4 लिख दिया, y आपको मिल गया। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 9 से तब डिवाइड होता है, 3 या 9 से। आप डिविजिबिलिटी रूल्स जाकर के देखो, नंबर सिस्टम में वीडियो हमने बनाया हुआ प्लेलिस्ट में। 9 या 3 से तब डिवाइड होगा जब सम ऑफ डिजिट्स 3 या 9 से डिवाइड हो। डिजिट्स का सम करो, 8 5 13, 4 17 3 20, 1 21, y की वैल्यू हो गई 4, तो 25। अभी अगर आप इसको एड ऑन करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 25 प्लस x। अब ये वैल्यू 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। 25 के आसपास की कौन सी वैल्यू जो 9 से डिवाइड होती है? तो आपको पता है 9 18 देन 27 देन 36। 27 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये होगा 25 प्लस 2, और अगर मैं 36 को लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 11। x सिंगल डिजिट है, इसलिए 11 ऑप्शन में नहीं फिट होता है, फिट होता है आपका 2, यानी x की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, x इज इक्वल टू 2। अब आप x की वैल्यू यहां पे पुट करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स पर है, भाजकता विधि पर। ठीक है, अब आप x की जगह जैसे ही आपने 2 इंटू 2 किया प्लस 4 किया, तो ये 2 दूना 4 प्लस 4, आंसर आ गया 8, और ये 8 आपका ऑप्शन नंबर 3 था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट है? अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? अब जैसे ये 4 क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है भाई, 3 नंबरों का ऐसा पेयर होता है जिनमें से 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी बड़ी संख्या के बराबर होती है। ठीक, आपको फटाफट स्क्वायर करके चेक करना था। पहला वाला तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576, और ये दोनों जब आप जोड़ोगे तो बराबर 25 का वर्ग 625 होगा। तो ये तो है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 8 था, तो 8 का वर्ग हो गया कितना? 64, 64, 15 का हो गया 225, और ये दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन, मतलब ये इक्वल टू है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। अगर मैं इधर बात करूं 13 का, तो अब आप देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 84 का जब आप स्क्वायर करो तो ये वैल्यू आ जाती है 7056। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर, 5 25 25 और 8 9 72, 7225 आ जाता है। ये भी करेक्ट है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं है। यहां पर ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन था, आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर 11 का स्क्वायर आता है 121, 60 का स्क्वायर आता है 3600, और 63 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये वैल्यू आपको मिलती है 3969। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया था क्या? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, बड़ी संख्या का स्क्वायर करो, दोनों छोटी नंबर्स का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। क्लियर? The measure of an angle for which the measure of the supplement is 4 times the measure of the complement is what? उस कोण का माप आपको बताना है जिसके संपूरक का माप कोण उसके पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। निम्न में से क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि उस कोण का मान बताओ, उस एंगल की वैल्यू बताओ जिसका सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। ठीक, तो हमने मान लिया कॉम्प्लीमेंट इज x, तो सप्लीमेंट हो गया 4x। ठीक, अब आपको कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट की वैल्यू हमने आपको यही समझा दिया। कॉम्प्लीमेंट पूरक, सप्लीमेंट संपूरक। पूरक मतलब 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश, संपूरक मतलब 2 ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश। ठीक है, कोण की वैल्यू पता करनी है, कॉम्प्लीमेंट x है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट और कोण दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। तो कोण कैसे पता चलेगा? वैल्यू ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट, यानी 90 माइनस x कोण की वैल्यू होगी। ठीक, और यही वैल्यू इक्वल टू होगी कोण की वैल्यू सप्लीमेंट से भी निकलेगा। सप्लीमेंट का मतलब कोण प्लस 4x बराबर 180, तो कोण बराबर यानी वैल्यू ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 4x। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इन्हीं को सॉल्व कर लो, आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। 4x इधर आएगा तो 4x माइनस x यहीं रहेगा, 180 इधर पहले से है, 90 इधर जाएगा, माइनस 90 हो गया। ये वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90 मीन्स x इज इक्वल टू 30।
एक्स की वैल्यू मिल गई तो एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल आपका दे रखा है कितना 90 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर जैसे आप 30 रखोगे 90 माइनस 30, आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां भी रखोगे तो यहां भी मिल जाएगा। यहां पर 4x का मतलब हुआ x की वैल्यू 3, तो 3 4 3 120, 180 माइनस 120, तो यहां से भी वही आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन है कि इफ द एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ अ ट्रायंगल आर x 3x plus 20 and 6x, the triangle must be obtuse, acute, right और isosceles। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में अगर बोलें तो x डिग्री 3x plus 20 डिग्री एंड 6x डिग्री है, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं क्या सोल्यूशन होता है इसका। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि त्रिभुज कैसा होगा जिसका पहला कोण x, दूसरा 3x plus 20, तीसरा 6x है। तो आप ये देखो, तो अगर ये तीनों एंगल है ट्रायंगल के, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। चलो ऐड करके देखते हैं, 6 3 9 1 10, तो ये वैल्यू हमको मिल गई 10x plus 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 160 डिग्री, मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 16 डिग्री। हम तीनों एंगल की वैल्यू देखते हैं, तो फर्स्ट एंगल हो गया 16 डिग्री, सेकेंड है 3x plus 20, तो 3x का मतलब क्या हुआ 16 3 16 3 48 और 20 68 68 डिग्री। लास्ट को एंगल कितना है 6x, तो 16 इंटू 6 दैट इज 96 डिग्री। तो ये दोनों तो कैसे हैं, कैसे एंगल है ये सब के सब एक्यूट एंगल। ये क्या है ऑब्ट्यूज, मोर देन 90 ऑब्ट्यूज। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, उस एंगल को, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो पहला ऑप्शन आपका ऑब्ट्यूज था, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। एंगल की वैल्यू पता चलते ही आप बता दोगे ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, और उसके लिए तीनों कोण दिया था, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर लिखा। एक्स की वैल्यू मिलते ही तीनों कोण मिल गए, 16 डिग्री 68 डिग्री 96 डिग्री। जैसे एंगल की वैल्यू 90 से ऊपर गई, ऑब्वियस सी बात है कैसा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। इफ AB इज इक्वल टू 2x minus 1 एंड DE इज इक्वल टू 5x minus 4, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? त्रिभुज ABC और DEF में कोण C कोण F के बराबर है, AC बराबर DF है, भुजा और BC भुजा EF भुजा के बराबर है। यदि AB भुजा 2x minus 1 है और DE भुजा 5x minus 4 है, तो x का मान क्या होगा, 1 2 3 या 4, ये बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एंगल C के इक्वल है। ठीक है, ये भुजा AC भुजा DF के बराबर है, भुजा BC EF के इक्वल है। मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, साइड AC इज इक्वल टू साइड DF, साइड BC इज इक्वल टू साइड EF। तो हमने आपको जो ट्रायंगल बताया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, समरूप त्रिभुज जहां पे पढ़ाए थे, तो वहां पर हमने आपको समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज जब पढ़ाया था, तो हमने क्या बोला था, कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड के इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम टू ट्रायंगल DEF। मतलब त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ये हो गया कि अब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। इसका मतलब हो गया कि AB इज इक्वल टू हो जाएगा DE के। ये कहने का मतलब था AB की वैल्यू आपको दे रखा है 2x minus 1 और DE की वैल्यू आपको दे रखा है 5x minus 4। आपसे पूछा x की वैल्यू बताओ, x उधर जाएगा 2x और 4 इधर आएगा, -4 इधर आएगा, +4 -1, 2x उधर जाएगा तो 5x minus 2x। क्लियर? अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 आपका फर्स्ट ऑप्शन था, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज के ऊपर ये था। आप जैसे देखते कि ये दोनों सर्वांगसम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके बराबर होगा, और जैसे ये बराबर होंगे तो इन दोनों को इक्वल रख करके वैल्यू निकाल लेनी थी। ये कंडीशन हमने आपको कराया हुआ। एक बार ट्रायंगल की वीडियोस देख लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज p सेंटीमीटर, वेयर p इज एन इंटीजर। द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ p आर रेस्पेक्टिवली 19, 29, 20, 28, 21, 29, 22 और 27। किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है। p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन यही है कि दो स्मॉलेस्ट, दो सबसे छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी लार्जेस्ट भुजा से ज्यादा होता है। यहां पर हमने मान लिया कि A और B दोनों ही C से छोटे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल बनेगा ही तभी जब A और B का योगफल C से ज्यादा हो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
देखो इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछा है कि एक त्रिभुज बनना है, तो त्रिभुज का मतलब हो गया कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी। ठीक, तीन भुजाओं में से दो भुजाएं, टू साइड्स आपको गिवन है। आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर दो होने चाहिए, एक तो मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा और मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि जो तीसरी भुजा है, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 10, इज ग्रेटर देन 10, तभी वो होगा। ये दोनों छोटी हैं, तीसरी इससे बड़ी होगी, तभी उनको ऐड करने पर मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम अगर 10 से बड़ी साइड है तो उस थर्ड साइड की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हमने आपको बोला है अगर ये थर्ड साइड सी ग्रेटर देन 10 है, इट मींस ये दोनों साइड सबसे छोटी है। सबसे छोटी साइड्स का योगफल कितना हो गया, 10 और 5 को जोड़ो तो 15। थर्ड साइड की वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट साइड की वैल्यू दोनों स्मॉलेस्ट साइड के सम से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से कम है वो क्या हो सकती है, 15 से कम सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 14, 14 हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि 14 से पहले वाली छोटी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो 15 के ठीक पहले आती है वो है 14। तो अब थर्ड लार्जेस्ट साइड हो पाएगी 14। तो अगर ये 14 हो गया, तीनों को एड ऑन करो, वो आपका मैक्सिमम पेरीमीटर हो गया। तो 14 + 15 तो अधिकतम परिमाप हो गया 29 सेंटीमीटर। पहला कंडीशन पूरा हो गया। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ये कह रहे हैं कि न्यूनतम परिमाप होना चाहिए। तो न्यूनतम परिमाप होने का मतलब हो गया कि जो दो भुजाएं आपको यहां पे दी गई हैं उसमें से एक लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10। तो वो अधिकतम वैल्यू 10 है। तो एक भुजा 5 है, तो वो दूसरी सबसे छोटी संख्या आप बताओ कि जिसको 5 में अगर हम जोड़ दें तो वो 10 से ज्यादा हो जाए। सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम चाहिए इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या जिसको 5 में जोड़ते ही 10 से ज्यादा हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, बिल्कुल सही, 6 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो 6 5 11 10 21, तो मिनिमम जो आपका पेरीमीटर आता है वो आता है 21 सेंटीमीटर। न्यूनतम के लिए जो दिया गया है इसी में से बड़ी वाले को लार्जेस्ट मान लो और सबसे छोटी संख्या ढूंढो जिसको जोड़ते ही इससे ज्यादा हो जाए, वो 21 सेंटीमीटर, और लार्जेस्ट के लिए पहले बता दिया। तो आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 3 था, जिसमें मिनिमम 21 और अधिकतम 29 दिया हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है कि लेट x बी द मीडियन ऑफ द डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, इसका मीडियन क्या है, x है। इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 18 देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज y। व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। माना कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y हो जाता है। x तथा y के मानों का योग क्या है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को मैंने अरेंज कर दिया है घटते से बढ़ते क्रम में। कह रहे हैं कि इसका मीडियन x है। मीडियन मतलब बीच में आने वाली संख्या। तो बीच का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर आता है बीच में 14। तो इसका मतलब मीडियन x इज इक्वल टू हो गया 14। x की वैल्यू 14 दे रखी है। फिर कह रहे हैं अगर 8 को रिप्लेस करके 18 कर दिया जाए, तो जैसे ही मैं 18 करूंगा ये नंबर यहां से हट जाएगा और 18 यहां पर लास्ट में आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमारे आंकड़े यहां से स्टार्ट होंगे। तो यहां से मैं काउंटिंग करूंगा 4 5 6 7, और इधर से मैं काउंटिंग करूंगा 7। तो अब की बार ये नंबर बीच में आएगा और नया मीडियन y की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। आपसे पूछा है इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो इन दोनों का सम होता है 29, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, जब भी मीडियन निकालना सिर्फ आंकड़ों को अरेंज कर दो, एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में इसका आयतन बताना है। किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में क्या होगा ये आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL = 194, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई का 2 गुना कर दो तो ये आ जाता है। अब 2 से इधर डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो गया 2 9 18, 2 7 14, 97 हो गया। लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, तो 8 और 6 का जब गुणा करो तो 8 × 48 प्लस चौड़ाई है 6, 6 का h में गुणा करेंगे तो 6h प्लस h में l का गुणा करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8h। 8 × 14h बराबर 97 में से 48 अगर हम माइनस कर दें तो वैल्यू आ जाती है 49। तो हाइट h बराबर आ जाती है, या यहीं से काट दो, 7 दूना 14, 7 7 49, तो हाइट की वैल्यू आ जाती है 7/2। अगर सिर्फ हाइट पूछता तो यहीं सॉल्व कर देते 3.5 मीटर, लेकिन यहां पर हमसे हाइट नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इसका आयतन बताओ। तो हमको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 7/2, 2 3 6 गुणा कर दो, 7 8 56 गुणे 3, तो ये वैल्यू आ जाती है 168 मीटर क्यूब, 168 घन मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो बस आप इसी को टिक कर दो। कितना टाइम लगा लगाने में? मुश्किल से 1 मिनट। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, अ बैग कंटेन्स 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is not red? किसी थैले में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? चलो उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक थैले में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। पहले तो बताओ टोटल कितनी बॉल्स हो गई? तो टोटल बॉल्स हो गई 10। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल 10 बॉल्स हैं। कह रहे हैं कि उस थैले में से कोई एक गेंद निकाली जाती है, कोई 1 बॉल निकाली जाती है, वो बॉल रेड नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं होगी मतलब अदर देन रेड। तो अदर देन रेड कितनी बॉल्स बचती हैं? तो हमने आपको बताया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। क्लियर? अब आप टोटल रिजल्ट्स एंड फेवरेबल रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे फेवर में, मतलब हम चाहते हैं कि लाल ना हो, रेड नहीं हो, तो 5 हटा दो, तो बाकी के 5 हमारे फेवर में कौन सी आएंगी? 3 + 2 यानी कि 5। फेवर में हमारे होने वाली घटनाएं हैं 5। टोटल कितनी है? 10 में से कोई भी एक निकल सकती है, तो मैक्सिमम मैं 10 निकाल सकता हूं। जिसमें से लाल नहीं है, रेड नहीं है, ऐसी वाली कितनी है? 5। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 5/10, जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है 1/2, और आपका ऑप्शन नंबर 4 था 1/2। इसी को आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज longer than the other by 6 centimeter, then the length of the longer side in centimeter is what? किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको समलंब का परिभाषा देख लो। समलंब का क्षेत्रफल होता है कि दोनों समानांतर रेखाओं, समानांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई उसका आधा। ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हाफ। कह रहे हैं कि जो इसकी दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाओं में 6 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये x है तो ये x + 6 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, x + 6 इंटू हाइट। हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से गुणा कर दो। ये वैल्यू बराबर है 105 के। ठीक है। आपसे पूछा है कि जो इसकी सबसे लंबी भुजा है वो आपको बताना है। ठीक। तो अब आपको यहां से x + 6 की वैल्यू बतानी है, तो पहले x निकालते हैं। 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 5 × 15, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो यहां पर आ गया 2x + 6 = 15। ये 2 उधर जाके इंटू हो गया, तो 2x = 15 × 2 = 30, 6 उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि 2x = 24, तो x = 12 आ गया। ठीक है। x = 12 मतलब कि ये साइड्स अगर 12 है तो दूसरी उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगी 18। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी हो गई 18 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर आप, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? The curved surface area of a right circular cylinder of base radius 3 cm is 94.2 cm square. The volume in centimeter cube of the cylinder is what if the value of pi is 3.14? आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, कितना होगा ये बताइए, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 लेकर के कैलकुलेट करना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2πr/h। r रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं पता है। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दिया है, वो बाद में देखेंगे उसकी जरूरत है कि नहीं। तो 2πr/h = हमको दे रखा है 94.2। क्लियर? अब यहां से r हाइट अगर मुझे निकालनी है तो हाइट = हो गई 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू r यानी कि 3। ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, हाइट की वैल्यू मुझे पता चल गई, कोई बात नहीं, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली आते हैं, हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए वॉल्यूम। आयतन होता है πr²h। यहीं पर वो वैल्यू पुट कर दो। यहां सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, यहां रखो। अब ये वैल्यू हो गई पाई, r मतलब रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 3, r का स्क्वायर मतलब 3 × 3 इंटू h, हाइट की वैल्यू ये हो गई 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 3। देखो पाई से पाई कट गया, जरूरत नहीं पड़ी। 3 से 3 कट गया, जरूरत नहीं पड़ी। 2 से इसको डिवाइड कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौको 8, 1 14,
2 सत्ते 14.21 कम 2, ये 2 से ये कट गया। अब 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ लग गया 2, 3 चौको 12 2 14। ठीक है, तो ये आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? कितना आसान है, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान है तो तुरंत कर लेंगे। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपका है कि इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30, द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12x प्लस 9? यदि 12, 14, 34 और 30 प्रत्येक में x को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से या इस क्रम में जो प्राप्त संख्याएं हैं वे सब की सब समानुपाती होती हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12x प्लस 9 का क्या मान होगा ये आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन चारों नंबर्स में अगर हम x जोड़ दें तो ये सब के सब प्रपोर्शन में आ जाए, यानी कि 14 प्लस x प्रपोर्शन में आ जाएंगी, 12 प्लस x प्रपोर्शन, 34 प्लस x और ये 30 प्लस x। ठीक है, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे? समानुपात में आ जाएंगे। तो समानुपात का यही मतलब हो गया। तो समानुपात में रूल होता है कि भाई फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 14 प्लस x को अगर मैं 30 प्लस x से गुणा करूं तो ये वैल्यू बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मतलब 12 प्लस x को 34 प्लस x से मैं गुणा करूं तो वैल्यू बराबर होती है। क्लियर? अब आप यहीं से गुणा कर लो, पहले 14 का इन दोनों में गुणा करो तो 14 तिया 42 यानी कि 420, फिर x में गुणा करेंगे तो प्लस 14x, x का 30 में गुणा करेंगे तो प्लस 30x और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 12 का 34 में गुणा करो तो 12 चौको 48 का 8 4, 12 3 36 4 40, 408, 12 का x में गुणा किया तो 12x, x का 34 में तो प्लस 34x प्लस x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर। क्लियर? यहां तक ठीक है? x स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इधर आने पर प्लस माइनस होकर कट जाएगा। बाकी को देखो मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखो 420 यहां पर है तो 420 इधर ही रहेगा, 408 उधर से इधर आएगा तो इधर माइनस 408 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर 12 प्लस 34 दोनों को ऐड करो, 30 10 40 6 46 46x हो गया। इन दोनों को ऐड करो 30 प्लस 14 44, उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस 44x। यहां पे माइनस करने पर मिलेगा 12 इज इक्वल टू, यहां पर मिलेगा 2x, तो यहां से मिल गया x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और जैसे ही आप वो वैल्यू बता दो जो आपसे पूछी गई है, तो इन्होंने आपसे पूछा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 12x प्लस 9 की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू 12 जब आप करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 प्लस 9 इन द स्क्वायर रूट। 72 प्लस 9 हो गया 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 की वैल्यू होती है 9। तो 9 आपका ऑप्शन नंबर 2 था, तो ऑप्शन नंबर 2 9 इज द करेक्ट आंसर। The value of x which satisfies the equation this also satisfies the equation. x का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है वह निम्नलिखित में से और किस समीकरण को संतुष्ट करता है ये आपको बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में तो पहले x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण को आप हल करो। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10x प्लस 60, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8x माइनस 24, 5 को यहां मल्टीप्लाई करो तो 25x माइनस 20। यहां तक ओके हो गया। अब आप क्या करो, 10 और 8 18x हो गया, उधर लेके जाओ तो ये वैल्यू हो जाएगी 25x माइनस 18x। इधर है पहले से 60 माइनस 24 तो हो गया 36 और ये 20 इधर से आ गया तो प्लस 20, तो ये वैल्यू हो गई 56 और इधर आ गया कितना 7x। तो यहां से x इज इक्वल टू आपको मिल गया 8, 7 8 56, 7 8 जा तो x की वैल्यू आ गई 8। तो अब इस समीकरण में x की वैल्यू है 8। अब आपसे कह रहे हैं कि ये वैल्यू नीचे दिए गए जो ऑप्शंस के इक्वेशन है उसमें किसको सेटिस्फाई करता है, तो इसमें सिर्फ फोर्थ वाला इक्वेशन जो आपका है सिर्फ उसी को ये सेटिस्फाई करता है। फोर्थ वाला इक्वेशन आपको क्या दिया है, 5 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में है x माइनस 3 प्लस 5। देखो कैसे सेटिस्फाई करता है, x की जगह 8 रखो, तो जैसे ही मैं x की जगह 8 करूंगा तो 8 माइनस 5 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करूंगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, यहां पर 8 माइनस 3 5 प्लस 5, यहां पे आ गया 3 गुणे 5 करूंगा तो 15, इधर आएगा 5 गुणे 2 यानी कि 10 प्लस 5 15। तो सिर्फ ये फोर्थ ऑप्शन वाला जो इक्वेशन है उसी को सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में जो आपको करना था, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते, बाकी चारों में पुट करके बस ये देखना था कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 ये वाला इक्वेशन जिसमें दिया गया है वो करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5y माइनस 13x माइनस 8a टू ऑब्टेन 11x माइनस 16y प्लस 7a। ये कह रहे हैं कि 11x माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। मतलब ये एक है संख्या है, इसमें से कितना माइनस करें कि ये आपको मिल जाए। मिलेगा कितना, ये इसमें से कुछ घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो डायरेक्टली इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए ये देखते हैं। क्वेश्चन ये है इसमें से क्या माइनस करें कि ये वैल्यू मिल जाए।
ठीक, तो वो जानने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, पहले एज इट इज लिखो 11x माइनस 16y प्लस 7a, ये लिख दिया। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, यहां माइनस लिखते हैं, तो जब हम यहां माइनस लिखेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये रहा 5y, यहां रहा प्लस 16y, तो 16 और 5 y और y जोड़ दिया तो कितना हो गया 21y, ये हो गया। अगला ये आता है माइनस 13x, यहां पर है माइनस 11, दोनों माइनस है तो माइनस आएगा, 13 और 11 मिल करके हो गया 24x। आगे आते हैं, ये है माइनस 8a और ये माइनस 7a, दोनों माइनस है तो माइनस 8 और 7 मिलकर के कितना हो गया 15a। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, जो आपका है 21y माइनस 24x माइनस 15a, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब इस संख्या में से ये संख्या घटाएंगे तो ये संख्या आपको आंसर में मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि ये 4 फ्रैक्शंस हैं, भिन्न हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। अवरोही मतलब सबसे बड़ी भिन्न पहले होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब जैसे देखो ये फ्रैक्शंस दे रखा है, आपको बोला है कि इसको अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में इसको अरेंज करो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी कौन सी? देखो इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है। अगर आपने फ्रैक्शन का वीडियो देखा होगा तो हमने बोला है कि जब अंकों का अंतर समान हो तो जहां पर बड़े अंक यूज हुए हो वो संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी 44/49 आएगी, फिर उसके बाद 33/38 आएगी, फिर उसके बाद 24/29 आएगी। इनका क्रम तो डिसाइड हो गया, ये सबसे बड़ी, इससे छोटी है, इससे छोटी है। बात आती है इसके बारे में क्या कहा जाए, इसका डिफरेंस तो 3 आ रहा है, तो ये तो कहीं फिट नहीं हो रही। तो हम देखते हैं, अगर इसको हम डबल कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, अंश और हर को जस्ट डबल करेंगे तो इसका मान हो जाता है 44/50। 44/50 तो 44/49 और 44/50 इन दोनों का, इसका और इसका अंश समान है, लेकिन हर डिनोमिनेटर इसका कम है, इसका ज्यादा, तो ये इससे ठीक छोटी होगी। मतलब ये जो नंबर है यहां पर, ये 22/25 यहां पर आएगा। ठीक है, 44/50 इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये इसके जस्ट बाद आ रही है, इससे जस्ट छोटी है, तो मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, उससे छोटी ये हो गई, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, बाकी फ्रैक्शंस के बारे में ज्यादा डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके फ्रैक्शंस के सारी वीडियोस देख लीजिए। समझ में आ गया इसको कैसे अरेंज किया? ठीक, जब अंतर समान हो, जैसे 44/5 49, 33/5 38, 22/5 29, तो जहां पर अंकों का मान अधिक हो वो संख्या बड़ी होती है, जहां पर अंकों का मान कम हो वो उससे छोटी होती है, और इसका इससे भी कम है तो इससे भी छोटी ये हो गई। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये 3 अरेंज हो गई। तो आपको ऐसे देख लेना था, सबसे पहले जो आ रही है वो इससे शुरू होगी, इस पर खत्म हो जाए। तो ये देखते ही आपका ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है कि जो संख्या इससे शुरू है और इस पे खत्म है, वो है ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्टली आप उसको टिक कर देते। ठीक, और इसके लिए जो कंफ्यूजन था उसमें कंफर्म होने के लिए, इसका जैसे हमने देखा 22 है तो 22 का डबल 44 होता है, 25 का डबल 50 होता है, तो ये कंफर्म हो गया। ये नंबर इससे जस्ट इसके बाद आ रही है, इससे जस्ट एक छोटी है, तो इसकी जस्ट बाद ये आ गई, पूरा प्रॉपर अरेंज मिल गया। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ये बॉडमॉस रूल का है भाई, ब्रैकेट है और प्लस माइनस डिवाइड सब है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसको हल करना है। तो चलिए हल करके देखते हैं कि क्या मान आता है इसका। ये क्वेश्चन आपका बॉडमॉस रूल का दे रखा है, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ के ऋण को दे घटाए। ठीक है, तो चलो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलो पहले डिवीजन करते हैं। -4 को जो 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूना 4, वैल्यू आएगी 2, यहां पर माइनस है इसलिए आ जाएगा -2। क्लियर, अब ये वैल्यू -2 इंटू में यहां पर वैल्यू है -3, एज इट इज रहेगा, माइनस ये वैल्यू -3 एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो तो यहां पर तो गुणा करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ये वैल्यू आ जाएगी 21 -8, ये लिख दिया, प्लस बाहर 4 है एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर है -48, 6 से गुणा करेंगे, 6 8 माइनस है तो -8 48 हो गया। अब आप आगे सॉल्व करो, अब मल्टीप्लाई करना है, तो -2 -3 का गुणा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6, ये हो गया, माइनस इंटू माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, यहां पर वैल्यू हो गई 3। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 21 -8, 21 में से 8 माइनस करोगे 13, ठीक है, 13 8 21 हो गया, प्लस अब 4 का 8 में गुणा करोगे तो प्लस और माइनस तो माइनस, 8 चौको 32। आगे सॉल्व करो, 6 13 3 39 यानी प्लस 39, और ये हो गया -32। तो 39 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ दो, 39 प्लस 6 कितना हो गया 45, 45 माइनस 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 और ये आपका जो 13 है ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन ये है कि मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स होम 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट. She goes at a speed of 12 km per hour and returns at a speed of 8 km per hour. Her average speed during the whole trip is what? मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है.
जाते समय वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और लौटते समय वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी, यही आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का हमने पहला ही वीडियो बनाया था। पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर आप देखते तुरंत सॉल्व कर लेते। यहां पर देखो दूरी फिक्स है, 5 किलोमीटर जाती है, वही दूरी वापस आती है। तो हमने आपको बोला था जब भी डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो एवरेज स्पीड आपको निकालना हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने बताया था 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, जहां पर a और b क्या है, दोनों स्पीड्स हैं। 2ab मतलब 2 इंटू a, पहली स्पीड 12, दूसरी स्पीड 8 डिवाइडेड बाई a प्लस b। 12 और 8 को जोड़ दो, वैल्यू कितनी हो गई 20। 2 10 जा 12 8 जा 96/10। इसका मतलब हो गया 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ये एवरेज स्पीड से उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? तो आप देखो, मीटर प्रकाश वर्ष दूरी नापते हैं, लेकिन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नापता है, तो ये नहीं होगा। फिर ये क्या है, बलिस्त वर्ष प्रकाश वर्ष है। फिर क्या है, बलिस्त मीटर और प्रकाश वर्ष है। फिर मीटर हर्ट्ज और बलिस्त है। तो देखो, हर्ट्ज चौथे में है और फर्स्ट में है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं होगा। ठीक। थर्ड वाले में आते हैं तो बलिस्त मीटर और प्रकाश वर्ष है। सेकंड वाले में बलिस्त वर्ष और प्रकाश वर्ष है। इसमें से वर्ष जो है यह समय नापने की इकाई है। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड से पहला, दूसरा और चौथा हटा देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली केवल ऑप्शन 3 मिलता है, दैट इज बलिस्त मीटर एंड प्रकाश वर्ष। ये तीन के तीनों ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन 3 में जो तीनों ऑप्शन है ये तीन के तीनों लेंथ मेजरमेंट के हैं। ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट के। करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस टॉपर्स लाइव एंड डीआरएस मैथ्स। इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर अपडेट आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ आप सभी लोग चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ देख जाइए, जिससे उनसे आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।